बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं गौतम रत्न अम्बेडकर मिशन से, और आज जो हमारे गेस्ट हैं हमारे चैनल पर, सीनियर एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर रोक्सन जी। रोक्सन जी, अब जो मैं आपसे सवाल करने वाला हूँ, पीछे जो हमने बातें की वो जनरल टॉपिक थे, अब ये पर्सनल बाबा साहब की ज़िंदगी से जुड़ा सवाल है जिस पर हम बात करने वाले हैं आपसे, और आपकी राय जानेंगे, क्योंकि ऑफलाइन आपने बताया कि आप उस परिवार से जुड़े रहें। जो माई साहब हैं, सविता भीमराव अंबेडकर जी, बहुत सारे लोगों को इस तरह की कुछ मैं क्या कहूँ उन शब्दों को, मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों के बीच में एक भ्रम है, या ऐसा भ्रम फैलाया गया किन्हीं लोगों के थ्रू कि माई साहब सविता भीमराव अंबेडकर जी ने बाबा साहब अंबेडकर को मारा, ऐसा लोग बोलते हैं। मैं एग्री नहीं करता हूँ इससे, क्योंकि कोई भी जो महिला होंगी जिन्होंने अपने पति को उस टाइम में साथ दिया, उनके लिए केयर किया कि जब वो बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त थे, और वो एक जनरल कास्ट के होने के बावजूद भी उनके साथ में उनकी जीवन संगनी, और वो भी दूसरे वाइफ के रूप में उन्होंने बाबा साहब को एक्सेप्ट किया, या बाबा साहब ने उनको एक्सेप्ट किया। इस पर, क्योंकि आप उनके साथ रहे हैं, जैसे आपने ऑफलाइन बताया, तो इस पर हम ज़रूर बात करना चाहते हैं कि ये लोगों का भ्रम क्यों है, किस तरह से फैलाया गया, और इसको किस तरह से निकलना चाहिए इस चीज़ से। देखो, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर, जो हमारे पिता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश के करोड़ों लोगों के आंसू पोंछे हैं, लेकिन उनकी लाडली पत्नी आदरणीय माई साहब सविता भीमराव अंबेडकर जी के आंसू पोंछने का मुझे सौभाग्य मिला। मैंने माई साहब अंबेडकर की उंगली पकड़कर मैंने अंबेडकरिज्म को देखा। रामदास अठौले जी की उंगली पकड़कर मैंने अंबेडकर मूवमेंट देखा। मैं 14 साल का था। मेरा पूरा परिवार गांधीवाद से, यानी कि गांधीज्म को फॉलो करते थे। सुशील कुमार शिंदे जी मेरे रिलेटिव, इसीलिए मेरे परिवार में पूरा गांधीज्म यानी कि कांग्रेस का ही बोला बाला चलता था। पहले सभी कांग्रेसी थे सर, दलित समाज के लोग, नहीं जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन मेरे महाराष्ट्र में मैंने पहली बगावत की मेरे घर से, और मैंने नीला झंडा हाथ में ले लिया। और वो दिन, वो ईयर मुझे आज भी याद है, यानी कि 5 नवंबर 1985, रामदास अठौले के नेतृत्व में जब भारतीय दलित पैंथर थी, उस भारतीय दलित पैंथर का मैं 14 साल का मैं वो लड़का हूँ। और रामदास अठौले जी ने ही मेरी और माई साहब अम्बेडकर की मुलाकात करवाई थी। और तब माई साहब अम्बेडकर ने बोला था कि ये गोरा चिट्टा अपने दलित का हो सकता है क्या। फिर रामदास जी ने बोला कि शिंदे साहब के परिवार से रिलेटेड है। तो उस वक्त मैंने बोला था कि ये पैंथर हो सकता है, क्योंकि उसकी जो धूप है वो सहन करेगा, लाठी सहन करेगा, जो जातिवादियों के खिलाफ जो हम लड़ रहे हैं ये सब करेगा। लेकिन मैंने वो प्रूव करके दिखाया। और माई साहब अम्बेडकर की उंगली पकड़कर ही रामदास जी राजनीति में आए। लेकिन 1990 में जब वो मिनिस्टर बन गए, तब माई साहब अम्बेडकर और रामदास जी से टकराव हो गया, उसमें से अंतर आ गया। और माई साहब अम्बेडकर की जैसे जैसे उनकी जो फिजिकली कंडीशन थी, क्योंकि उनकी उम्र भी काफ़ी थी, और मेरा आना जाना था, लेकिन 95 से मैं ज़्यादा माई साहब अम्बेडकर के टच में रहा, उनके साथ रहा। उनका जो लास्ट का जो दौर है, सब लोग छोड़ के चले गए माई को, लेकिन मैंने लास्ट तक मैंने 96 में मैंने एक बयान दिया था, जब मैं आरपीआई के समन्वय समिति में मैं था। उस वक्त यूनाइटेड आरपीआई थी, और उस वक्त आरपीआई ने एक राष्ट्रपति कैंडिडेट के लिए बीसी कामले जी का नाम उन्होंने मुकर्रर किया था, डिक्लेयर कर दिया था। उस वक्त भी मैंने प्रेसिडेंट को कहा था, आरपीआई के लीडर को कहा था कि अगर आरपीआई डॉक्टर माई साहब अम्बेडकर का नाम अगर डिक्लेयर करती है तो देश की राजनीति को एक बहुत बढ़िया से देश की राजनीति चेंज हो सकती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। यस, राष्ट्रीय नहीं, प्रेसिडेंट के तौर पर, प्रेसिडेंट का कैंडिडेट अगर उनको डिक्लेयर कर देते, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का नेतृत्व भी अगर माई साहब अम्बेडकर के हाथ में अगर आता, बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद, तो आज ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इस देश की सबसे बड़ी पार्टी बनती। ये जो ब्लेम लगाया है माई साहब अम्बेडकर के
ऊपर, ये सिर्फ नेतृत्व के अभाव ने, दलितों के कुछ लीडरों ने उन पर ब्लेम लगाया। मेरा इस चैनल से ये कहना है, 135 करोड़ और जितने भी अंबेडकरवादी इस चैनल को देख रहे हैं वो सुन ले मेरा ये बयान। और मैं जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी तक आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाओ, मैं उसके एक एक शब्द का मैं खंडन करना चाहता हूँ और चाहूँगा। अगर माई साहब अम्बेडकर को मारना ही होता तो वो देश के संविधान लिखने से पहले मारती। जी राइट। अगर माई साहब अम्बेडकर को बाबा साहब अम्बेडकर का कत्ल ही करना ही होता तो ये हिंदू कोड बिल लिखने से पहले करती। अगर बाबा साहब अम्बेडकर को, माई साहब अम्बेडकर को मारना ही होता तो ये बौद्ध धर्म अपनाने से पहले उनका कत्ल करते। आप मुझे बताइए, मैं चैनल से मैं सभी अम्बेडकरवादियों को अपील कर रहा हूँ, बाबा साहब जी ने जो ये 3 घटना जो बाबा साहब के हाथों से घटी है, ये माई साहब अम्बेडकर के प्रेजेंस में हुई है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर उस वक्त जब संविधान लिख रहे थे तो बाबा साहब अम्बेडकर की हालातें क्या थी, कितने बीमारियों से बाबा साहब अम्बेडकर जूझ रहे थे, ये सब प्रूफ मेरे पास है और आपके भी पास होंगे। उनके जो लेटर्स है, जो भौरव गायकवाड़ के, जो चित्रे जी को, जो जादव जी को, बहुत सारे उनके जो सहकारी थे, शिवतरकर गुरुजी, पाना राजभोज जी से, सभी लोगों को उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी थी, लेटर्स लिखे थे कि उनका 1927 से उनके शरीर में बदलाव आ रहा था। उनको बीमारियों ने उसको 27 से बाबा साहब अम्बेडकर बीमारियों से त्रस्त थे और उनकी बीमारियाँ 35 में हमारी माता रमाई चल गई तो वे टोटल अकेले थे, यानी कि 35 to 46 तक वो अकेले थे। और माई साहब अम्बेडकर और बाबा साहब अम्बेडकर की जो मुलाकात हो गई तो वो 47 में हो गई और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने माई साहब अम्बेडकर को एक अप्रोच किया था शादी के लिए। ये भी दलित समाज और अम्बेडकर विचारधारा के लोग सुन ले। और बाबा साहब अम्बेडकर और माई साहब अम्बेडकर के जो बीच में जो एज का जो डिफरेंस था, आई थिंक 20-22 साल का था और इतनी बीमारियाँ, फिर भी माई साहब अम्बेडकर ने शादी क्यों? तो उनके सामने एक था कि मेरा मरीज इस देश के संविधान लिख रहा है तो उनको पहला फिजिकली उनको मजबूत बनाना, मेंटली और फिजिकली। अगर माई साहब अम्बेडकर अगर उस वक्त उस एंगल से नहीं देखती तो शायद बाबा साहब अम्बेडकर ये जो हम संविधान की बात करते हैं, ये संविधान की बात करते हैं, ये संविधान लिखने में माई साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर मैं कहूँ तो ये कुछ गलत नहीं होगा। तो मेरा कहना ये है कि मैंने उस कोख से तो मैंने जन्म नहीं लिया है, लेकिन जिस माँ के कोख से मैंने जन्म लिया है उससे ज़्यादा सेवा मैंने माई साहब अम्बेडकर की है। और मेरे ही प्रयास से मैंने 1998 को मैंने आंदोलन चलाया कि इस देश को 50 साल पूरे हो रहे हैं और माई साहब अम्बेडकर का उचित गौरव होना चाहिए, उनको भारत रत्न से उनको सम्मानित किया जाए। और जैसे राष्ट्रपति जी को जैसी सुविधा मिलती है, एक्स राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति का महापरिनिर्वाण होता है, डेथ होता है, तो उनके वाइफ को जैसी फैसिलिटी मिलती है वैसी फैसिलिटीज देश के संविधान के शिल्पकार की पत्नी को मिलनी चाहिए। इसलिए मैंने आरपीआई के सभी गुटों को लेटर लिखा था, माननीय और यानी कि बीएसपी को लेटर लिखा था, देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति और देश के जितने भी अपोजिशन लीडर है, देश की जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, उन सभी को मैंने लेटर लिखा था। लेकिन मेरे लेटर का किसी ने कॉग्निजेंस नहीं लिया। मैं 3 साल तक मैंने उस पर आंदोलन किया। आखिर मुझे राष्ट्रपति के पास जाना पड़ा और राष्ट्रपति ने इस मैटर में इंटरफेयर करके, ये डेट देखिए 15 मई 2001, राष्ट्रपति ने पहला लेटर देश के प्रधानमंत्री को लिखा और उन्होंने इंटरफेयर किया और कहा कि इमीडिएटली इस पर एक्शन ले लो। और विदिन 1 मंथ मैंने माई साहब अम्बेडकर को पेंशन दिलवाई और इसीलिए पूरा समाज मुझे माई साहब अम्बेडकर का मानस पुत्र कहा। जिस दिन माई साहब अम्बेडकर को पेंशन लागू हो गई, 1 लाख जिस दिन माई साहब अम्बेडकर के हाथ में आ गए, तो वो फोटो भी मैं आपको पिक दिखाता हूँ। वो 1 लाख रुपए की ऐसी गड्डी लेकर बोली, मेरा रियल नाम रमेश। और बाबा साहब अम्बेडकर के जो बाबा साहब अम्बेडकर जिस लड़के से बहुत प्यार करते थे उनका नाम भी रमेश था। तब उन्होंने माई साहब ने बोला, रमेश तू मेरी बहन रमा का तो रमेश नहीं है जो इतनी सेवा मुझसे मेरी करता है? क्या रिश्ता है तेरा और मेरा? तो किस परिवार का मैं, हम किस परिवार के? मेरा और अम्बेडकर फैमिली का कुछ ना कुछ रिलेशन हो, इसीलिए मैंने माई साहब अम्बेडकर की इतनी सेवा की और मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ।
आज मुझे माई साहब अम्बेडकर का मानस पुत्र से लोग मुझे जानते हैं। ये एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इस देश के सेंसर बोर्ड का मैं 4 साल मेंबर रह चुका हूँ। उससे ज़्यादा मुझे जो माई साहब अम्बेडकर का जो मानस पुत्र कहा जाता है, ये सबसे बड़ी मेरी इस देश में, पूरे विश्व में ये सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट है, और ये उसका प्रूफ है। राष्ट्रपति कभी भी अपने सिग्नेचर से लेटर नहीं लिखते, लेकिन ये प्रोटोकॉल तोड़कर उस वक्त KR नारायणन साहब राष्ट्रपति थे और उन्होंने वो लेटर लिखे थे, और उस लेटर उनके कॉग्निजेंस से माई साहब अम्बेडकर को न्याय मिला। दूसरी बात, माई साहब अम्बेडकर 94 ईयर्स की थी, और उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, और अटल बिहारी वाजपेयी ने इस संविधान रिव्यू कमेटी का गठन किया था, और मैंने उसके खिलाफ, वो समिति के खिलाफ मैंने आइलाने जंग किया बॉम्बे में, और आज़ाद मैदान में मैं एक सोशल मूवमेंट चलाता था उस वक्त, बहुजन क्रांति सेना, उसके माध्यम से मैंने देश बचाओ संविधान बचाओ रैली निकाली, और माई साहब अम्बेडकर उस रैली में संबोधित करने के लिए आई थी, और महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल PC अलेक्जेंडर खुद माई साहब अम्बेडकर को नतमस्तक हो गए थे प्रोटोकॉल तोड़ के। ये तो ना माई साहब अम्बेडकर को समाज ने उनको न्याय नहीं दिया, ना सिस्टम ने न्याय दिया। अगर माई साहब अम्बेडकर के लास्ट के जो 6-7 साल जो वो अच्छी सी उन्होंने जीवन उनको जो मिला, ये बिकॉज ऑफ आपके भाग्यशाली हूँ मेरे प्रयास से। इसके लिए मैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं, आपने इतना कोशिश किया माई साहब के लिए, और मैं समझता हूं कि हमारे चैनल से के माध्यम से जिन लोगों ने सुना आपके पूरा जो ये जो रियलिस्टिक जो पूरा तस्वीर है जो आपने पेश की, तो मैं समझता हूं कि लोगों की जो गलत धारणा बनाई गई पॉलिटिशियंस द्वारा, मैं समझता हूं कि वो दूर होगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रोक्शन जी, और उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। दूसरी बात यह है कि बहुत जल्द मैं माई साहब अम्बेडकर के जीवन पर फिल्म बनाना सोच रहा हूँ। उनकी स्क्रिप्ट भी मेरी पूरी रेडी है। अब मेरे दिमाग में 3 स्क्रिप्ट चल रही है। एक गोरा, जिसका एक एपिसोड मैंने पूरा शूट किया है, जो भारत रशिया पर है। दूसरा जो है, जो लॉकडाउन पर मैं स्टडी कर रहा हूँ, और तीसरी जो है वो डॉक्टर माई साहब, यानी कि उस फिल्म का टाइटल होगा डियर शरू, जो बाबा साहब अम्बेडकर माई साहब अम्बेडकर को प्यार से शरू बोलते थे, शरू, तो उसका टाइटल होगा डियर शरू, और पूरी रियलिटी उस फिल्म में आ जाएगी। तो आप सुन रहे थे हमारे चैनल पर रोक्सन जी को, जिन्होंने माई साहब सविता भीमराव अंबेडकर जी का पूरा जो लास्ट वाले जो टाइम उन्होंने उनके साथ सेवा की, और जो पूरा उनको न्याय दिलाने का भी एक तरीके से काम किया, जो पेंशन या जो भी एक्टिविटी रही हैं। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। रोक्सन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल पर टाइम निकाला और समाज को एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की। जय बुद्धं अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्न। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।